हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी को आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए थे, जैसे कि आपका चैप्टर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। तो कोई भी जो वस्तु जो आपका स्थान घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान और आयतन जिसमें भी है, वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद पदार्थ का, अब हम किसी भी वस्तु को जब पढ़ते हैं तो पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। उसको हम तोड़ करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो पदार्थ तो आपके आसपास सारी वस्तुएं हो रही हैं, लेकिन आप उनको क्लासिफाई कैसे करोगे, अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमने भौतिक अवस्था को चुना कि हम उनकी अवस्था देखते हैं, यानी पदार्थ जो कणों से मिलकर के बना हुआ है, उन कणों के बारे में समझेंगे कि कणों की स्थिति किस प्रकार से है। इसके अलावा कण किस प्रकार से अरेंज्ड है, ठीक है, ये हो गया। और कुछ और भौतिक गुण देखेंगे उनके, जैसे कि आप बोलते हैं कि वहां पर संपीड़ित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आकार उनका किस प्रकार है, आयतन किस प्रकार है। तो इस तरह से हमने मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं यहाँ पर पढ़ी, जहां पर हमने कहा ठोस, द्रव और गैस 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं होंगी पदार्थ की। और इन तीनों अवस्थाओं को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। यहाँ पर ठोस हो गया था आपका स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था की बात की थी। तो ठोस अवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठोस अवस्था जहां पर आकार आयतन दोनों निश्चित है, दृढ़ होते हैं ठोस पदार्थ आपके। इसके अलावा इनमें क्या होता है, इनकी संपीड्यता नहीं होती, असंपीडनीय होते हैं, यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। दृढ़ संरचना यानी कि रिजिडिटी इनमें पाई जाती है, अपना जो इनका जो भी आकार है, शेप है, इसको ये रिटेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, देन लिक्विड द्रव की बात करेंगे, तो द्रव में आपका आकार अनिश्चित होता है, वहीं पर आयतन निश्चित हो जाता है। आकार अनिश्चित यानी कि जिस बर्तन में डाले जाएंगे उसी बर्तन का आकार ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ मात्रा में संपीड़ित होते हैं, एक हद तक इनको संपीड़ित किया जा सकता है, आप कहीं कहीं पर पढ़ते हैं, कहीं पर आप कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में इनको संपीड़ित किया जाता है। ओके, इसके अलावा आपने अंतराण्विक बल की बात की, आकर्षण का बल किस प्रकार है द्रव में, तो आप कहते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़ा दुर्बल प्रकृति का है। वहीं पर आप क्या कहते हैं कि जो स्थान होगा कणों के मध्य में, वो ठोसों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। ओके, देन आपने गैसीय अवस्था पढ़ी, जहां पर आप क्या कहते हैं कि अणु जो है या कण जो है ठोस जो द्रव के, तो गैसीय अवस्था में जब आप पदार्थ को देखते हैं तो आप कहते हैं कि जो कण होते हैं गैसीय अवस्था में वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं आकर्षण बल की, तो जो आकर्षण बल होता है यहाँ पर वो दुर्बल प्रकृति का हो जाता है दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा, ठीक है। और आकार आयतन की बात कर रहे हैं, दोनों ही अनिश्चित है, जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उसका आकार भी ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरा आयतन उसका कवर कर रहे हैं। ओके, संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है इनमें, यानी कि सबसे अधिक इनको संपीड़ित किया जा सकता है। तो ये आपकी गैसीय अवस्था हो गई थी। इसके अलावा तीनों में हमने अंतर यहाँ पर स्थापित किया था, ठोस, द्रव और गैस में। तो इस प्रकार से हमने गुणों के आधार पर उनमें अंतर देखा था। फिजिकल नेचर की बात की थी हमने मैटर की, कि भौतिक प्रकृति क्या है या भौतिक गुण उसमें क्या क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो क्या क्या पदार्थ के कण के गुण हैं उनकी बात करेंगे। तो 3 यहाँ पर आपने मुख्य गुणों की बात की, जिसमें आपने सबसे पहले बोला कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में स्थान पाया जाता है, समझ रहे हैं। और इसको किस प्रकार समझा, जिस प्रकार पानी में अगर चीनी को घोल लिया जाता है तो वहां पर पानी का स्तर में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती, क्योंकि स्तर नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि वहां पर पानी जो कि आपका पदार्थ है उसके कणों के बीच में स्थान था, जहां पर चीनी जाकर के बैठ जाती है, ओके, या घुल जाती है, आप ऐसा कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी कि जो पार्टिकल होते हैं किसी भी पदार्थ के या मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ये आप तब समझते हैं जब आप कहते हैं कि कोई भी गैस जो है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर रही है, या फिर जैसे आपने हवा के माध्यम से विसरण देखा, तो विसरण भी क्या है, मूवमेंट है एक प्रकार का। ओके, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जैसे ये ठोस अवस्था है, मूवमेंट कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी अवस्था पर, किस अवस्था में पदार्थ पाया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसे समझा था। तीसरी आपकी प्रॉपर्टी थी, जो भी पदार्थ के कण है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं या आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से
उनकी अवस्था पर ही निर्भर करेगा कि उनका आकर्षण बल किस प्रकार का होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होगा, दुर्बल होगा, या फिर आपका मीडियम रेंज का होगा। ठीक है, ठोस अवस्था में वो आकर्षण बल बहुत प्रबल हो जाता है, जहां पर आप कहते हैं कि अगर उसको तोड़ना है तो हमें उससे अधिक बल लगाना पड़ता है। वहीं पर द्रव अवस्था में ये आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो जाता है और गैसीय अवस्था में आकर्षण का बल सबसे कम हो जाता है। ओके, तो ये तीनों पदार्थ के कण की हमने गुण देखे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में एक और नई टर्म की बात करेंगे, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने पानी का एक ग्लास लिया है, इसमें हमने कुछ ड्रॉप इंक की डाली है, कुछ बूंदे डाली है स्याही की, और क्या हो रहा है, स्याही आपको धीरे धीरे फैलते हुए दिख रही है। हर एक ग्लास में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, यानी ये हर एक स्टेज है, समय के बाद हमें परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। तो पहले ग्लास में जो इंक की ड्रॉप थी वो ऊपर की सरफेस में थी, धीरे धीरे वो नीचे में आई, फिर वो थोड़ा थोड़ा उसने और फैलना शुरू किया, यहाँ पर वो थोड़ा और फैली, यहाँ पर, और लास्ट जो आपको ग्लास दिखता है, लास्ट स्टेज में आपको क्या दिखता है, पूरी जो स्याही थी यानी इंक थी, वो जो भी आपका पानी था उसमें पूरी तरीके से फैल चुकी है। ठीक है, तो क्या था, इंक आपका एक पदार्थ है, पानी भी आपका एक पदार्थ है, दोनों पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ आपको एक ही अवस्था में दिख रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है। ओके, इसके अलावा कभी कभी आपका एक सॉलिड और एक लिक्विड हो सकता है, एक गैस और एक लिक्विड हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन है आपके दोनों पदार्थ। दो पदार्थ एक दूसरे में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, या फैल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में विसरण यानी कि फैलना, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो आपने क्या कहा, जो इंक फैल रही है पानी में, तो एक्चुअली इंक के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो जो पानी है आपका वाटर है, ये पार्टिकल के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। Okay, so what is diffusion? When the particles of matter intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion. जब क्या होता है, आपका पदार्थ के कण एक दूसरे में अंतर मिश्रित हो जाते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं स्वयं से, तो इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहा जाएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल है स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, जैसा कि यहाँ पर स्याही पानी में विसरित हो रही है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहा था हमने, हमने कहा था कि आपने पानी लिया, ये आपने ग्लास में पानी लिया सपोज, ठीक है, पानी से क्या समझते हैं, पानी के कण होंगे यहाँ पर, और पानी के कणों के बीच में स्थान होगा, ये रेड कलर के सपोज आपके पानी के कण हैं। आपने क्या कहा कि मैम हमने इसमें इंक डाल दी, आपने इंक डाली, जब आपने इंक डाली इसमें, तो इंक के भी क्या थे, पार्टिकल्स थे यानी कि कण, वो कहाँ पर जा गए, वो इस इंटर पार्टिकल स्पेस में चले गए, यानी कि जो खाली स्थान था, पानी के कणों के मध्य जो खाली स्थान था, उसमें इंक के कण चले गए, स्याही के कण उस स्थान पर चले गए। जिस प्रकार आपने क्या बोला था कि मैम पानी में हमने जब चीनी डाली तो चीनी के कण कहाँ चले गए, पानी के कणों के मध्य जो स्थान था वहां पर चले गए। ठीक है, तो डिफ्यूजन में भी यही हो रहा है कि पानी के कणों के मध्य जो स्थान है, उस स्थान में स्याही के कण जाकर के बैठ गए हैं, यानी कि यहाँ क्या होंगे, यहाँ आपके पानी के कण होंगे, और ये पूर्ण रूप से एक सही मैनर में पानी के कणों के मध्य में आपके किसके, ये स्याही के कण चले गए, समान रूप से, एक समान रूप से चले गए हैं, तो आपको एक समान कलर सबका दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार से डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। तो हमने क्या कहा, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस था यानी अंतर आणविक स्थान था पानी के कणों के मध्य, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वो किसने घेर लिया है, आपके स्याही के कणों ने घेर लिया है। थर्ड है आपका द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और कब, जब तापमान बढ़ाया जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा, आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसके बाद विसरण की दर भी बढ़ जाती है, यानी कि जो फैलना होगा कणों का वो तेजी से।
समझ रहे हैं? इसी प्रकार जिस प्रकार आप कहते हैं कि खाना जब गर्म है तो उसकी खुशबू दूर तक जा रही है, तो हो क्या रहा है, खाने की खुशबू स्मेल जो है वो हवा के माध्यम से विस्तृत हो रही है। तो गर्म खाना जब भी है तो वो जल्दी से विस्तृत होती है, तो दूर तक आपको स्मेल आएगी। खाना ठंडा है तो कोई स्मेल नहीं आएगी। क्यों? गर्म खाने से क्या समझ रहे हैं, यानी तापमान अधिक है। तापमान अधिक है तो विसरण तेजी से होगा, तापमान कम है तो विसरण तेजी से नहीं होगा। तो विसरण तेजी से क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जो स्मेल आप जिससे कह रहे हो खाने की खुशबू की, वो जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि तापमान ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तो आपके पार्टिकल जल्दी से विसरित होंगे, हवा में फैलेंगे, तो दूर तक कोई खड़ा है उसको गर्म खाने की स्मेल चली जाएगी। ओके, वहीं पर अगर वही खाना अगर ठंडा हो गया है तो उसकी स्मेल बाहर तक भी नहीं आएगी। ओके, तो इतना समझ गए हैं डिफ्यूजन के बारे में। विसरण, जब पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्याही का पानी में फैलना। विसरण के दौरान कण इंटर पार्टिकल स्पेस, या जिसको आप अंतर आणविक स्थान कहते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं या वहां चले जाते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि के साथ विसरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे विसरण भी तेजी से होगा। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं डिफ्यूजन के बाद। अब हमने पदार्थ की अवस्थाओं की बात की, क्या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपस में बदल सकती हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं में किसी भी प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको समझते हैं। तो परिवर्तन किस प्रकार से लाया जा सकता है? हमने बच्चे यहाँ पर बर्फ की बात की, पानी की 3 अवस्थाएं देखी आपने। आपने कहा मैम एक अवस्था में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको बर्फ, बर्फ है आपके पास, ठीक है, बर्फ सभी ने देखी है। एक बीकर है आपके पास, इस बीकर में आपके पास बर्फ है। ये बर्फ है आपके पास बीकर, ठीक है। पानी, जल जो आपका होता है H2O, वो आपने तीनों अवस्थाओं में देखा है। वो आपने बर्फ के रूप में भी देखा है, पानी के रूप में भी देखा है, भाप के रूप में भी देखा है। ओके, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हमने कहा ये बर्फ है, क्या है आपका, बर्फ, जल की ठोस अवस्था। है तो जल ही, जल यानी कि H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। ओके, आप क्या कह रहे हैं कि मैम हमने ये फ्रीजर से बाहर निकाल लिया, रेफ्रिजरेटर से आपने इसको बाहर निकाल लिया है। वहां से जब आपने इसे फ्रीजर से बाहर निकाला तो आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे आपकी बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। तो आपने एग्जैक्टली किया क्या, फ्रीजर में आपका टेम्परेचर बहुत कम था, तापमान वहां पर बहुत कम था। जब आपने उसको फ्रीजर से या फ्रिज से बाहर निकाला तो बाहर का तापमान फ्रिज के तापमान से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। तो आपने तापमान बढ़ाया, क्या किया आपने, तापमान बढ़ाया। तो आप क्या देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर ये जो बर्फ है ये पिघलना शुरू करे, और पिघल करके ये किस स्थिति में आ जाएगी, अब ये पानी के रूप में आपको दिखेगी। क्लियर है? अब क्या बन गया है, आपके जो बर्फ है वो पानी, जो कि पानी आपका कौन सी अवस्था है बच्चे, द्रव अवस्था होगी। लेकिन अभी भी ये है क्या, H2O ही है आपका, कोई और दूसरी चीज तो नहीं बनी, H2O ही है, जल ही है आपका अभी भी। अब आप क्या कह रहे हैं, मैम जो हमें पानी मिला है हमने उसे बर्नर के ऊपर रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया आपने, और धीरे धीरे और तापमान आपने उसका बढ़ाना शुरू किया। तो आपने फिर से क्या किया, तापमान बढ़ाने पर, फिर से उसका तापमान बढ़ाने पर आप क्या देखते हैं, ये जो जल आपको पानी के रूप में दिख रहा था, ये तापमान बढ़ने से, आपने गैस के ऊपर रखा, धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा पानी, गर्म होने के बाद उबलना शुरू करेगा, उबलने के बाद भाप में बदलना शुरू करेगा। तो आपने कहा मैम ये जो सारा पानी था ये अब यहाँ से
भाप बनना शुरू हो। तो अभी ये क्या बन गया है, भाप, वाष्प भी जिसे आप कहते हैं। ये कौन सी अवस्था है पदार्थ की, जल की गैसीय अवस्था है। लेकिन गैसीय अवस्था में अभी भी क्या है, ये H2O, जल ही है, कोई और चीज तो अभी बनी नहीं है तो H2O ही। तो हमने टॉपिक क्या देखा था बच्चों, टॉपिक क्या था आपका, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, बताइए। तो हाँ, बदल सकता है। जल आपका एक पदार्थ है और हमने इसको अपनी अवस्था को बदलते हुए देखा, यानी हमने बर्फ से पानी बनते हुए देखा है, पानी से भाप बनते हुए देखा है। और आप क्या कहेंगे, वापस चलेंगे कम करने पर, क्या वही तापमान, भाप को ठंडा कर दिया पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा कर दिया फ्रीजर में डाल दिया आपने तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगी। ओके, तो क्या हो रहा है, हमने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ। और अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ कि अगर हम ठोस अवस्था में पदार्थ को लेते हैं और उसका तापमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी पिघलना शुरू कर देती है। क्लियर है। जैसे आपके पास कोई भी चीज है, सपोज आपके पास प्लास्टिक है, ठोस अवस्था में है, जब भी आप उसको आग के संपर्क में ले जाते हैं यानी कि तापमान बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे प्लास्टिक आपका पिघलना शुरू कर देता है। लोहा है आपके पास, लोहे को आप बहुत ज्यादा तापमान देते रहिए, ठीक है। एक अवस्था ऐसी आएगी जब हजारों में तापमान चले जाएगा तो वो मेल्ट होना शुरू कर देगा, यानी पिघलना शुरू कर देगा। तो तापमान बढ़ने से आपके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पदार्थ जा रहा है। क्लियर है। इसके अलावा द्रव अवस्था में जब भी पदार्थ आ गया है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, वो आपका द्रव अवस्था में आ गया है, तो आप उसका जब तापमान बढ़ाते हैं, उसको गैस पे रख दिया आपने, तापमान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, उससे वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो पदार्थ अब द्रव अवस्था से आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से ठोस द्रव में परिवर्तित होते हैं, द्रव आपका गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, यानी गैसीय स्टेट में चले जाएंगे। वहीं पर तापमान कम करने से आपकी गैसीय अवस्था से कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, और फिर से तापमान कम करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे, तो जो आपका द्रव अवस्था है वो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। यानी अगर आप कह रहे हैं कि हमने सपोज सोना है, सोने का आपके पास कोई भी सपोज ज्वेलरी है, अपनी ज्वेलरी देखिए, ज्यादातर सोने की ज्वेलरी आपके पास, आपने उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, वो उसमें पिघल गई, ठीक है। अब आपको गलित अवस्था में द्रव के रूप में सोना मिल गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि उस द्रव को मैंने आप तापमान देना यानी हीट देना, उष्मा देना बंद कर दिया, मैंने उसको गैस से हटा लिया है, या फिर मैं जिस भी माध्यम से उसको हीट दे रहा था मैंने वो हीट का माध्यम हटा दिया है, अब मैं तापमान वापस कम करूंगा, तो द्रव अवस्था में आपका सोना था, वो जब आप ठंडा करेंगे तो वो वापस ठोस अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तापमान बढ़ाने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस की ओर चले, और तापमान कम करने पर आपने क्या देखा, गैसीय अवस्था से वापस हम द्रव में आए, और द्रव से हम वापस ठोस अवस्था में आ गए। तो इस प्रकार हाँ, हम लिखेंगे, अगर पूछा जाएगा क्या पदार्थ आपकी अवस्था बदलता है, तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। और वो बदलता किस प्रकार से है, तापमान के प्रभाव से बदलता है, यानी अगर तापमान बदलेगा तो उसके अनुसार, या जो भी उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनको भी आप समझेंगे अभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लेकिन पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है, और अगर आप पदार्थ का तापमान कम करते हैं तब भी अवस्था में परिवर्तन आता है। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम टॉपिक पूरा अपना नोट करेंगे। ओके, चलिए, तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी पदार्थ की अवस्था में तापमान का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो हमने अभी देखा, जिस प्रकार से बर्फ का एग्जाम्पल लेके हमने देखा, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेज एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद अ हायर एनर्जी। क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है जब उसको तापमान दिया जाता है तो जो जो जिन कणों से वो मिलकर के बना हुआ है उन कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है,
जिससे वो मोर रैंडमली मूव करने लगते हैं या उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो और ज्यादा हायर एनर्जी को प्राप्त करके वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे कि उनकी अवस्था में परिवर्तन आता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो अवस्था में भी परिवर्तन आएगा। देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूस। चूंकि यहाँ पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, ये मूव करेंगे ज्यादा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा एंड पार्टिकल गेट डिटैच्ड। और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ठोस अवस्था में, इसकी कई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से मैंने दो कण उठा लिए, ये दो कण है सपोज, इन दोनों को हमने हीट दे दी, ठीक है, ऊष्मा दी, तापमान बढ़ाया, दोनों कण जो है उनमें मूवमेंट ज्यादा होने लग गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इस मॉलिक्यूल की भी और इस मॉलिक्यूल की भी, या पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है। इनकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो मूवमेंट ज्यादा होने लगेगा, मूवमेंट ज्यादा होने लगेगा तो जो ये अट्रैक्शन का फोर्स है ये वीक पड़ जाएगा, ये कम होने लगेगा। जब भी ये कम हो जाएगा अट्रैक्शन का फोर्स, तो ये डिटैच होने लगेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। समझ रहे हैं, दूर चले जाएंगे तो अवस्था में परिवर्तन आपको दिख जाएगा। जैसे अगर ठोस अवस्था में था, इससे ये कण इस प्रकार से एक दूसरे के पास पास थे, अभी थोड़ा दूर चले गए और आकर्षण का बल भी थोड़ा कमजोर हो गया है, तो द्रव अवस्था में आ जाएंगे। द्रव अवस्था को और ज्यादा हीट देंगे तो ये कण और ज्यादा कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन का फोर्स और वीक हो जाएगा और कण जो है वो और डिटैच हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इस प्रकार से द्रव से गैसीय अवस्था में वो चले जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ाने से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज। इसका परिणाम क्या होगा कि पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। वहीं पर सॉलिड्स अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड। सॉलिड से जो चरण में परिवर्तन आएगा या अवस्था में परिवर्तन आएगा, उससे द्रव बनता है। सिमिलरली लिक्विड्स आल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैस। ओके, यहीं पर अवस्था परिवर्तन में आपके द्रव भी जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, फिर गैस में परिवर्तित होंगे। ये तापमान बढ़ाने पर हम कह रहे हैं। ओके, वहीं पर तापमान घटाने पर इसके ठीक विपरीत होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव तापमान बढ़ाने पर हम देखेंगे। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे उच्च ऊर्जा के साथ कंपन करने लगते हैं, इसलिए कणों के बीच अंतर कण आकर्षण बल कम हो जाता है और कण अपनी स्थिति से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गति करने लगते हैं। नतीजतन या परिणाम स्वरूप पदार्थ की स्थिति बदलने लगती है। तरल पदार्थ बनाने के लिए ठोस एक चरण परिवर्तन से गुजरते हैं, यानी अवस्था परिवर्तन भी जिसे आप कहते हैं। इसी प्रकार तरल पदार्थ, तरल यानी कि द्रव, ठीक है, द्रव पदार्थ भी गैस बनाने के लिए एक चरण परिवर्तन यानी कि जिसे आप अवस्था परिवर्तन कहते हैं से गुजरते हैं। और इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने से ठोस द्रव आपका द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे आप। यहाँ पर साथ में ही क्या लिखेंगे, तापमान कम करने पर तापमान घटाने पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गतिज ऊर्जा क्या कम हो जाएगी कणों की, कण पास पास आ जाते हैं तथा अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है या अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, और किस प्रकार से, गैस से आपका द्रव हो जाएगा और द्रव से आपका ठोस हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, तापमान को कम करेंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने डिफ्यूजन की बात की कि विसरण क्या होता है, साथ ही हमने तापमान का प्रभाव देखा अवस्था के
कि किस प्रकार से अगर अवस्था का परिवर्तन होता है तो तापमान बढ़ाने से किस प्रकार से अवस्था बदल रही है और तापमान कम करने से अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।